हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी वाले लेक्चर का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें जो यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसमें मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का ये पार्ट चल रहा है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मीनिंग एंड अप्रोचेस वाला टॉपिक जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर इस लेक्चर में अभी हम डिस्कस करेंगे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 2018 में इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट इन 150 वर्ड्स डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका डायरेक्ट आंसर गिवन है। अगर किसी को समझ में नहीं भी आता, भाई रट के जाना ही है, तो अगेन एंड अगेन आपको बस रिवाइज करना है, तो उसी पर ही फोकस करना है। बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं PSIR के मार्केट में, बट उनका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किसी के नोट्स में, तो प्लीज़ मुझे भी बता देना, ठीक है, क्योंकि है नहीं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज़ आवर वेबसाइट। तो यहाँ पर आप जाओगे synopsisis.in पर, तो अलग अलग कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑप्शनल कोर्सेज में PSIR ऑप्शनल कोर्स पर आपको जाना है, जिसमें आपको यहाँ पर ये रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये अलग अलग ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं 2021, 22, 23 बैच के लिए। ऑल्सो जितने भी कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, जैसे PSIR ऑप्शनल का कोर्स चल रहा है, बट सारे लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं किए जाएंगे। ओनली फ्यू बेसिक लेक्चर्स विल बी रिलीज्ड ऑन यूट्यूब। बाकी जो एडवांस लेक्चर्स होंगे, जो फुल कोर्स है, उसके लिए आप यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी की हमने बात की थी कि जो हमारा पॉलिटिकल एक्शन कोई भी होता है, तो उसके नॉर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो है पॉलिटिकल एक्शन की, उसको एनालाइज करने में, समझने में, एक्सप्लेन करने में पॉलिटिकल थ्योरी हमें मदद करता है। कि बेसिकली अगर एक बेटर पॉलिटिकल वर्ल्ड हमें बनाना है, तो वो कैसा होगा, कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जस्टिस की रिक्वायरमेंट आती है, आपकी राइट्स आती हैं, लिबर्टीज़ आती हैं, कि क्यों ये सब चीज़ें जो हैं सिटीजन्स के लिए, स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी में देखी जाती हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टेट को, सोसाइटी और स्टेट के इनफैक्ट जितने भी प्रोसेसेस हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हुआ क्या सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में, सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स आए, कुछ नई डिबेट्स आई, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी का जो नेचर है, उसका जो स्टेटस है, उस पर क्वेश्चन हो गया। पॉलिटिकल थ्योरी का स्टेटस क्या है, उसका नेचर क्या है, इन सब पे क्वेश्चन हो गया। तो कुछ स्कॉलर्स ने ये बोल दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, और साथ ही आपकी जो हिस्ट्री है, वो बहुत ही ज़्यादा इनका ओवर प्ले हो रहा है। क्योंकि हुआ क्या था कि देखो, जब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या माना जाता है कि जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे पुराने, जो भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, वो लोग क्या करते थे, कोई भी एक थ्योरी लेते थे या कोई भी एक टॉपिक लेते थे और उसके बारे में रिसर्च करते थे, उसको एनालाइज करते थे, उस टॉपिक पर अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो पूरी रिसर्च हुआ करती थी। पर विद टाइम के साथ साथ आगे आने वाले टाइम में लोग क्या करने लगे कि जो भी हिस्ट्री थी, पुराने जो थिंकर्स थे, कि भाई प्लेटो, एरिस्टोटल ने जो कह दिया उसी को पढ़े जा रहे हैं, उसी पर ही वही रिसर्च हो रही है, कुछ नया नहीं लेके आ रहे हैं। तो सिर्फ वैल्यूज़ पर फोकस हो रहा था, प्रिंसिपल कि भाई ये होना चाहिए, उसको कंटेम्प्रेरी चीज़ के साथ कनेक्ट करके नहीं देख रहे थे, क्योंकि टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। टाइम के साथ साथ आपकी कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं, राइट। तो क्या होता है कि जो भी आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप हिस्ट्री से आप हेल्प ले सकते हो, पर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पर डिपेंड हो जाना या प्रिंसिपल्स पर डिपेंड हो जाना या वैल्यूज़ पर डिपेंड हो जाना जो है वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए ये कहा गया था स्कॉलर्स के द्वारा कि अब जो है इतना ज़्यादा वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और हिस्ट्री का ओवरप्ले हो गया है ना, कि मतलब फैक्ट्स तो देखे ही नहीं जा रहे। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि अब पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन में ये हेल्प करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन इसी वजह से हो रहा है।
फिर अब जो पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन में मेन थिंकर आते हैं वो आते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन आते हैं, उन्होंने 1951 का एक आर्टिकल था उनका जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि पॉलिटिकल थ्योरी टुडे इज इंटरेस्टेड प्राइमरीली इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सिर्फ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो जैसे हिस्टोरिसिज्म है उसका रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि एक मेजर कॉज है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के लिए, कि हम लोग हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है। अब एक क्वेश्चन तो देखो डायरेक्ट ये पूछ लिया गया था 2018 में कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर ही कमेंट करना है, बट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में मेन थिंकर कौन है जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, वो हैं डेविड ईस्टन। तो इसलिए डेविड ईस्टन कंसेप्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए डेविड ईस्टन के व्यूज़ इस क्वेश्चन के लिए आपको याद करने ज़रूरी हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली आपके जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ है इंडिविजुअल के उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो डेविड ईस्टन के हिसाब से देखो दो तरीके की मैंने आपको थ्योरीज बताई, आगे आने वाले अप्रोचेस हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, नॉर्मेटिव थ्योरी होती है, एक एम्पेरिकल थ्योरी होती है। डेविड ईस्टन जो है एम्पेरिसिज्म में ज़्यादा बिलीव करते थे। एम्पेरिसिज्म क्या होता है कि जिसमें लोग जो है वो साइंटिफिक डेटा पर ज़्यादा फोकस करते हैं, साइंटिफिक डेटा पर ज़्यादा फोकस होता है, और जो आपके मॉरल वैल्यूज़ हो गए या आपके जो एथिक्स हो गए उन पर फोकस थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, इन पर नहीं रहता है, साइंटिफिक डेटा पर फोकस रहता है। तो डेविड ईस्टन जो है वो ये एम्पेरिसिज्म को सपोर्ट करते थे। तो डेविड ईस्टन के मुताबिक पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिक्लाइन होने लगी थी। तो वो यही सेम लाइन जो है लिखते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी टुडे इज इंटरेस्टेड प्राइमरली इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूरा लाइन जो है वो भी पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट कैरेक्टर था पॉलिटिकल थ्योरी का उस टाइम पर, कि पॉलिटिकल थ्योरी को बहुत ज़्यादा वैल्यूज से, जनरल प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर दिया गया था। और ईस्टन जो है, डेविड ईस्टन, ये पॉलिटिकल थ्योरी को इस तरीके से एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। वो ये कहते थे कि भाई वैल्यू, प्रिंसिपल और हिस्ट्री ही खाली पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन नहीं कर सकती। और जो हमारे क्लासिकल और मॉडर्न ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने भी ज़्यादा थ्योरेटिकल एनालिसिस की डेवलपमेंट में कोई अटेंशन पे ही नहीं किया। मतलब कि जो नया डेटा था, जो अल्टरनेटिव्स निकाले जाने चाहिए थे, वो सब एनालिसिस, वो सब रिसर्चेस नहीं की गई। तो डेविड ईस्टन जो है वो इस पूरी पॉलिटिकल थ्योरी को एम्पेरिकल साइंस का एक पार्ट बनाना चाह रहे थे। और वो जितनी भी ये जो एमर्जिंग टेंडेंसी थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा हिस्टोरिसिज्म पे डिपेंड हो जाते हो, उसको वो ख़त्म करना चाह रहे थे, उसको कम करना चाह रहे थे। अब डेविड ईस्टन के मुताबिक पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन में कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कॉजेज़ क्या थे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के। तो ये 4 फैक्टर्स थे, 4 कॉजेज़ थे। एक है हिस्टोरिसिज्म, एक है मॉरल रिलेटिविज्म, एक है हाइपर फैक्चुअलिज्म और एक है पॉजिटिविज्म। हिस्टोरिसिज्म क्या है, ये वाले जो थिंकर्स थे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस थे, पुराने पास्ट इवेंट से इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने ये एनालाइज करना छोड़ ही दिया कि भाई क्या हो रहा था उस टाइम पर। ठीक है, उन डैमेजेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि पुराना जो हो रहा था बस उसी पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से जो है हम आज के आने वाले टाइम में भी चलते रहें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अब आज की पॉलिटिकल कंडीशंस तो काफ़ी चेंज हो गई है ना। तो ये है कि हम लोगों को अभी पॉलिटिकल कंडीशंस जो नई आ रही हैं उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा हिस्टोरिसिज्म पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हिस्टोरिसिज्म एक फैक्टर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि आपके डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन ये एक मेजर फैक्टर है। वैल्यूज़ और आइडियाज़ जो हैं उनको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो थ्योरीज जो हैं उनका एक पॉजिटिव आउटलुक था नहीं, और उनका एक क्रिएटिव आउटलुक नहीं था, नहीं उन्होंने थ्योरीज बनाने की कोशिश नहीं की। दोनों ही वैल्यूज़ और फैक्ट्स, चाहे हम किसी की भी बात करते हैं तो वैल्यूज़ और फैक्ट्स दोनों ही चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी की, एक अच्छी पॉलिटिकल थ्योरी की फॉर्मेशन के लिए। अगर आप एक चीज़ को ख़त्म कर देते हो तो नहीं चल पाएगा, अभी पॉलिटिकल थ्योरी वो आपकी फेड होने लगेगी, अधूरी रह जाएगी। तो जो थिंकर्स थे हिस्टोरिसिज्म के अंडर वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं डेविड ईस्टन के हिसाब से। एक है इंस्टीट्यूशनलिस्ट। इंस्टीट्यूशनलिस्ट क्या करते थे, वो कुछ नए आइडियाज़ या फिर
कि किस तरीके से आपकी जो आज की कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ चल रही हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई नए आइडिया जो है वो सब निकालने के उन्होंने एफर्ट्स ही नहीं दिए। ठीक है, कि आज की वैल्यूज़ तो चेंज हो गई हैं, पुराने टाइम पे अंग्रेज़ थे, आज के टाइम पे अब जो है हमारी डेमोक्रेसी चल रही है। ठीक है, तो ये सब हमारी जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ भी हमारी चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो कैसे आइडियाज़ जो है वो कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाले गए। तो ये थे इंस्टीट्यूशनलिस्ट। दूसरे थे इंटरैक्शनलिस्ट, जो कि नई थ्योरीज कंस्ट्रक्ट करने में, क्रिएट करने में फोकस तो करते हैं, नए आइडियाज़ लेकर के आते हैं, पर किस हिसाब से आइडियाज़ लेकर के आते हैं कि जो पुराने टाइम में जो पास्ट इवेंट्स हुए थे उस हिसाब से नई थ्योरीज और आइडियाज़ बनाते हैं। पर हमें उस पर तो फोकस नहीं करना, पास्ट इवेंट्स पे, हमें तो आज के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे फोकस करना है ना। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के हिसाब से आपको नई थ्योरीज और आइडियाज़ लेकर आने की ज़रूरत है। फिर तीसरी चीज़ है मटीरियलिस्ट, जो कि आपके हिस्टोरिकल और कल्चरल कंडीशंस को डिस्कवर करने पर एम्फेसाइज करते हैं। फिर चौथे हैं बिलीवर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़, जो कि सिर्फ वैल्यूज़ पर ही फोकस करते हैं और फैक्ट्स पर फोकस ही नहीं करते। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप अच्छी पॉलिटिकल थ्योरी बनाना चाहते हो तो वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो ये जो कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ के बिलीवर्स हैं, ये खाली वैल्यूज़ पर फोकस कर रहे हैं, फैक्ट्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, या खाली हिस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं और हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है वैल्यूज़ के ऊपर उस पर फोकस नहीं कर रहे। तो इस वजह से ये जो है वो थोड़ा सा शैलो हो चुका है इन लोगों की थिंकिंग, इसीलिए डिक्लाइन होने लगा पॉलिटिकल थ्योरी का और इसी वजह से उसको रिवाइवल की ज़रूरत थी। नेक्स्ट इज़ मॉरल रिलेटिविज़म। तो अब ये जो मॉरल रिलेटिविज़म नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कंट्रीब्यूट किया था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। तो ये क्या है कि जो आपका इनडिफरेंट और इग्नोरेंट एटीट्यूड हो गया था पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, इस वजह से भी पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन होने लगा था कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो कुछ और नई थ्योरीज जो है निकालने की कोशिश कर ही नहीं रहे थे, कोई अटेम्प्ट उन्होंने नहीं किया कि हम एब्सोल्यूट ट्रूथ को फाइंड आउट करें। तो जो भी अभी चल रहा था, नॉर्म बेसिक बन गया था कि ठीक है यही सब, अगर एक बंदे ने ये मान लिया तो बाकी सब भी यही मान ले रहे थे। ये नहीं कि अपना कोई नई थ्योरी निकाल करके लाएँ, कोई ऑल्टरनेटिव थ्योरी निकालें, तो ये सब नहीं किया गया, कोई एंटीथीसिस नहीं दी गई। तो जो भी उस टाइम पर चल रहा था उसी को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया गया। पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो है वो एम्पेरिकल रिसर्च से डिटैच कर दिए गए। ठीक है, तो बट देखो एम्पेरिकल रिसर्च भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पॉलिटिकल वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। एम्पेरिकल रिसर्च जो है आपके साइंटिफिक डेटा पर फोकस करता है, आपके फैक्ट्स पर फोकस करता है। ठीक है, तो फैक्ट्स आर ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो हैं आपके एथिक्स की बात करता है, आपके मॉरल वैल्यूज़ की बात करता है, विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड एंड जस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें पॉलिटिकल थ्योरी की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेटिविस्ट जो है वो सिर्फ मोटिवेशन से ही चल रहे थे, बट ईस्टर्न के अकॉर्डिंग वैल्यूज़, फैक्ट्स, रैशनैलिटी, रीज़न, इन डेप्थ नॉलेज, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी अगर आप नई पॉलिटिकल थ्योरी बनाना चाहते हैं। पॉलिटिकल थिंकर जो है उनको सोशियोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है, साइकोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है, ताकि आप पॉलिटिकल थ्योरी की फॉर्मेशन में एक अच्छी डेवलपमेंट जो है वो कर सकें। नेक्स्ट आते हैं हाइपर फैक्चुअलिज्म। हाइपर फैक्चुअलिज्म में क्या था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स पर रिलाई कर रहे थे। भाई हर चीज़ की अति कहते हैं कि बुरी होती है, ठीक है, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पर रिलाई कर जाओगे वो भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइपर फैक्चुअलिज्म में देखो नाम से पता लगा है हाइपर फैक्चुअलिज्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को हाइप कर दिया उसको कहा जाता है ये। तो ये है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पर ये रिलाई कर रहे थे, तो सिर्फ वही प्रॉब्लम्स रिसर्च करी जा रही थी जो कि आसानी से रिसर्च हो सकती है। ठीक है, जो आसानी से रिसर्च नहीं हो सकती उन प्रॉब्लम्स को स्किप कर दिया जा रहा था। तो पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट थे उनको रिसर्च की कोई लिमिट पता ही नहीं थी, तो वो ऑलरेडी क्या कर रहे थे कि जितने भी फैक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे उन्हीं को ही गैदर कर रहे थे। तो उनका कोई थ्योरेटिकल इंक्लिनेशन नहीं था, इसीलिए कोई साउंड उनका बेस ही नहीं था कि किस पर उनको रिलाई करना है। तो वो सिर्फ फैक्ट्स गैदर करने में अगर आप लगे रहे तो आप कुछ अच्छा कुछ खास रिसर्च तो नहीं ही कर पाओगे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कुछ जो सर्टेन पर्सपेक्टिव्स थे उनके और उनका पर्पस था, पर्पस ही नहीं है तो पर्सपेक्टिव क्या होंगे। ठीक है, तो ये एक इंटर रिलेटेड चीज़ है।
ठीक है। पर्सपेक्टिव्स एंड पर्पस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे कि आपका कोई पर्पस ही नहीं है तो आपके पर्सपेक्टिव्स कितने ही ज़्यादा होंगे, आपकी विजन कितनी आगे होगी। तो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव के बियॉन्ड जो है वो देखा ही नहीं। तो पॉलिटिकल थ्योरीज का ऑल एंड ऑल आप ये कह सकते हो कि उस टाइम के पॉलिटिकल थ्योरीज उनका कोई साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे कि मशीनरी पर ब्लेम किया उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी पर ब्लेम किया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर ब्लेम किया कि ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के लिए अभी रिस्पॉन्सिबल थी। बट एक्चुअली जो इंटरनल इश्यूज थे उनको ब्लेम करना ज़रूरी था। इंटरनल इश्यूज जो थे वो मेन इंपॉर्टेंट थे जिनकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो रही थी, और ना कि मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसलिए जनरल पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको थ्योरी बनानी है, क्योंकि आप जनरल पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से ही इसी को ही बेस बना करके आप रिसर्च करोगे आगे और नई थ्योरी जो है उसको फॉर्म करोगे। तो अभी जनरल पब्लिक ओपिनियन और बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप अच्छी पॉलिटिकल थ्योरी और रिसर्च जो है वो कर सकते हो। पॉजिटिविज्म की अगर हम बात करें तो नई नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है वो नई थ्योरीज बनने लगी थी 1920th सेंचुरी में। ओपन माइंडेडनेस थी नहीं लोगों में, आइडियोलॉजिकल रिडक्शन हो गई थी। जर्मिनो के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजिकल रिडक्शन हो गई थी, जो कि मेन कॉजेज़ थे पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के लिए। देखो कुछ ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जैसे डांटे जर्मिनो के बारे में अभी मैंने आपको बताया, और ऐसे ही एल्फ्रेड कोबैन थे एक, एल्फ्रेड कोबैन, ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये क्रिटिसिज्म जो है वो और ज़्यादा ये लोग आगे ले गए थे, और उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया था कि बहुत ज़्यादा अगर आप फैक्ट्स पर रिलाई करते हो ना, कि आपके डिपेंडेंस जो है फैक्ट्स पर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और आप उन फैक्ट्स को थ्योरी के साथ अगर आप कोरिलेट नहीं कर पाते कि ये आपके फैक्ट्स हैं, ये आपकी थ्योरी है, ठीक है। अगर इन दोनों चीज़ों को आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, फैक्ट्स और थ्योरी को, और तो इस वजह से जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन ज़रूर करेगी। आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म हो रहा है इस वजह से कि फैक्ट्स अलग जा रहे हैं, थ्योरी अलग जा रही है, उनको आप आज के फैक्ट्स को थ्योरी के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। तो ये क्रिटिसिज्म जो है उसने एक मेथोडोलॉजिकल रिफाइनमेंट लेकर के आया, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है वो बिल्ड करने की बात की गई। तो इसीलिए जर्मिनो और एल्फ्रेड कोबैन के व्यूज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जर्मिनो ये कहते थे कि ओपन माइंडेडनेस वगैरह नहीं है, इस वजह से पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन होने लगा। अब ऑगस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि एजुकेशन और नॉलेज जो है वो बहुत एसेंशियल है अगर आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो। जो भी लॉज हैं जो कि ह्यूमन नेचर को गवर्न करते हैं उनको डिस्कवर करना ज़रूरी है, और एक इंसान को अपना लॉजिक यूज़ करना ज़रूरी है, रीजनिंग यूज़ करनी ज़रूरी है अगर आप नए गोल सेट करना चाहते हो और आप उन गोल्स को अचीव करना चाहते हो। तो उन्होंने ऑगस्ट ने 3 स्टेजेस यहाँ पर बताई थी। एक है थियोलॉजिकल स्टेट। थियोलॉजिकल स्टेट हो गई कि डेस्टिनी जो है वो सभी को गवर्न करती है। दूसरी है मेटाफिजिकल स्टेज, जिसमें कहा जाता है कि आपकी क्रिटिसिज्म के बारे में बात होती है, रियलाइजेशन के बारे में बात होती है। तीसरा है आपका पॉजिटिव और साइंटिफिक एज, जिसमें सुपरस्टिशन को नॉलेज के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज। तो आर्नल्ड के अकॉर्डिंग, अब नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, तो आर्नल्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि पॉजिटिविज्म जो है वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट लेकर के आया, वैल्यूज़ लेकर के, फैक्ट्स जो है उनको आप अलग अलग कर दो। जैसे अगर साथ में चीज़ें चलेंगी तो वो गड़बड़ होगी, तो इसीलिए पॉजिटिविज्म जो है उससे आपका इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आई, और जो आपके वैल्यूज़ हैं वो आपके फैक्ट्स से अलग हो गए, ठीक है। इनका हो गया सेपरेशन, ठीक है, ये लगा लो, वैल्यूज़ और फैक्ट्स का हो गया डिवोर्स हो गया, ठीक है। ये कहते हैं, कौन कहता है? आर्नल्ड कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अब क्या किया कि पॉजिटिविस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। कौन सी कैटेगरीज थे? एक थी रिलेटिवली ओपन माइंडेड लोग, अनडॉगमेटिक लोग, ठीक है। दूसरे थे हाइबरिस्टिक, जो कि बहुत ज़्यादा बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, पूरा टॉपिक है बिहेवियरिज्म पे। नेक्स्ट है आपके हाइपर फैक्चुअलिस्ट, जो कि बिहेवियरिस्ट थे अगेन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पर फोकस करते थे, जो मैंने आपको बताया अभी।
एक्सोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे नेक्स्ट, जो कि वैल्यूज़ और फैक्ट्स को अलग अलग करके नहीं रख पा रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में आर्नल्ड ने ये सेपरेशन किया है। तो दीज आर सम ऑफ द व्यूज़ ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, जैसे आर्नल्ड हो गए, ऑगस्ट हो गए, जर्मिनो हो गए, ठीक है। अल्फ्रेड कोबैन के बारे में मैंने आपको बताया, एंड जो आपके डेविड ईस्टन है, उनके व्यूज़ ये चल ही रहे थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो व्यूज़ आपको जानना ज़रूरी है वो डेविड ईस्टन की व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डेविड ईस्टन के द्वारा जो दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली 2018 में रिसेंटली आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया है कि एक डेविड ईस्टन के द्वारा क्या किया गया, वो कोट भी करके आ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है अभी, या फिर डेविड ईस्टन के ऊपर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन 2019 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। देखो ये सारे क्वेश्चंस याद करने अभी बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ ये नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, ट्रस्ट मी। सिर्फ इन नोट्स को याद कर जाओ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दीज नोट्स आर इनफ। और कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिक आपके जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, जो भी आपका बेसिक लेवल है वो सारा भी क्लियर कर दूंगी, समझा दूंगी। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे, साथ में क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी कोई भी आप नोट्स उठा करके देख लो मार्केट में, कहीं भी जा कर के वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो अगर हो रहे हैं तो प्लीज़ डू टेल मी कि यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो इसलिए दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये करने अभी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आप सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर जा सकते हैं फॉर परचेजिंग दिस कोर्स। एंड बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।